बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 14 जनवरी और पाकिस्तान में मंगल की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने पाकिस्तान के सूबा पंजाब से रखते हैं, जहां पर आजकल मां की हुकूमत है और जो सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर यकीन रखती है। अब मां की हुकूमत का मेरिट उनके अपने सूबा पंजाब के वजीर तालीम किस तरीके से बांट रहे हैं, किस तरीके से दिखा रहे हैं, वो हम आपको दिखाते हैं एक लीक्ड वीडियो में। जी हाँ, सूबा पंजाब के वजीर तालीम की ये वीडियो लीक हुई है। उसमें देखिए कि वो किस तरीके से नौकरियां बांट रहे हैं, किस तरीके से सरकारी पैसा बांट रहे हैं और किस तरीके से मेरिट की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब क्योंकि मिनासल कौम 95% हमारे सबके मेरिट के हालात कुछ ऐसे ही हैं और ईमानदारी के हालात कुछ ऐसे ही हैं, तो आप में से बहुत सारों को ये बात कुछ खास बड़ी लगनी नहीं। उन्हें लगना है कि खैर है, गरीब आदमी को सरकारी गाड़ी दे दी है, नौकरी दे दी है, अच्छा ही किया है। लेकिन मसला ये है कि एक गरीब को दे के फिर ये खुद अपने लिए क्या कुछ करते हैं, क्योंकि वहाँ से रास्ता बन जाता है। जो गांव में रहने वाले लोग हैं उन्हें पता है कि नहर में शगाफ छोटा सा पड़ता है और जब वहाँ से पानी बहना शुरू होता है तो उसके बाद वो शगाफ बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच जाता है। ये सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है। ये शुरू तो आप ही के नाम पे करते हैं और आप भी खुश होते हैं कि चलो खैर है, खाता है तो लगाता भी है। वो थोड़ा सा आप पर लगाते हैं, उतना ही जितना पान में चूना लगाया जाता है, बस उतना चूना आपके लिए लगाते हैं और उसके बाद पूरे का पूरा जो पान का पूरे का पूरा दुकान होती है उसको ही डकार जाते हैं। ये सबसे पहले ज़रा लीक्ड वीडियो देखिए पंजाब के जो वजीर तालीम है और सोचिए इनके नीचे पंजाब के तकरीबन इस वक्त 6 करोड़ के करीब या 5 करोड़ के करीब बच्चे होंगे, क्योंकि पंजाब की अपनी आबादी को 12 से 14-15 करोड़ के दरमियान होगी, शायद इससे भी थोड़ी ज़्यादा हो, क्योंकि पाकिस्तान की 65% आबादी वहाँ है और वहाँ भी सबसे ज़्यादा आबादी नौजवान और बच्चों की है और उनसे ये डील करते हैं। ये वजीर तालीम है। जब इनके हालात ये हैं तो बाकियों के सोचिए क्या होंगे। ये ज़रा माँ की हुकूमत का मेरिट देखिए और सुनिए। नौकरी का करूंगा, नौकरी अगले हफ्ते की तनख्वाह हो जाएगी। चालू में जोर को मारे ने कागज कहते देखो बड़ी मुश्किल है। जंग लाल मजा कर बेटा, तेरी बरात तो पहले तेरे आर्डर तेरे हत्थे चो ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਮੈਨੂੰ ਆਲਾ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ मिनिस्टर ਦਾ बेली हाँ। तकबीर साहब, एक तो 11 तारीख को एक तो इससे गाड़ी भेज रही है सरकारी मेरे वाली, ठीक है जी, उसके अंदर बारात पे जाए, ठीक है चौधरी, ते ऑर्डर अगले हफ्ते तेरे कोल इंशाल्लाह। मौजा मार घबराना। देख लिया आपने। अब ये तो थी पंजाब के अंदर माँ की हुकूमत और मेरिट की हुकूमत। अब आगे चलते हैं, क्योंकि सियासतदानों ने हमें बताया कि कौम का एक बाप भी होता है। अब हमने सारी ज़िंदगी यही सुना और पढ़ा था कि जो फाउंडिंग फादर होते हैं किसी भी नेशन के, उनके पास बाप का दर्जा होता है, जैसे पाकिस्तान के लिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन फिर रिसेंटली हमें कुछ सियासतदानों ने बताया कि नहीं, आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। अब उनकी तरफ देख लेते हैं। उन्होंने एक वादा किया था और वादा भी किसी आम जर्नलिस्ट ने नहीं, बल्कि कामरान खान साहब ने हमें बताया था कराची से। और ये बताया था कि कराची में जब उनकी मुलाकात हुई थी वहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैनों से, और उन्होंने ये शिकायत की थी कि स्मगलिंग इतनी है कि हमारे लिए कंपैरेटिव बिजनेस का एनवायरनमेंट नहीं है और पाकिस्तान को अरबों रुपए जो हैं, सैकड़ों अरबों रुपए, वो पाकिस्तान को टैक्स की मद में भी नुकसान होता है। तो आर्मी चीफ ने वहाँ एक बार नहीं 2 बार, और दोनों बार कामरान खान साहब ने ये रिपोर्ट किया था कि उन्होंने वादा किया है कि अब ऐसा नहीं होगा। और सबसे पहले अहकामात उन्होंने ये दिए थे कि तेल की स्मगलिंग फौरी तौर पर बलूचिस्तान की जो सरहद है वहाँ से ईरानी तेल की स्मगलिंग फौरी तौर पर रोकी जाएगी। उनके अहकामात ज़ाहिर है उनके जो कोर कमांडर होंगे सदरन साइड के, जो बलूचिस्तान की साइड के ऊपर उनके कोर कमांडर कोयटा हैं या दूसरे जो भी अकाबरीन हैं, उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के उन्होंने सुने भी होंगे, इम्प्लीमेंट भी किए होंगे। अब उसके नताइज आपके सामने रखते हैं। उसके नताइज वैसे तो बहुत पहले से आना शुरू हुए हैं, क्योंकि आपको चंद महीने पहले हमने वो ख़त आपके सामने रखा था जो पाकिस्तान की ऑयल मार्केटिंग जो कंपनीज़ हैं उनके चेयरमैन ने लिखा था सेक्रेटरी पेट्रोलियम को, और लिखा था कि ऑयल की प्रोडक्ट्स हैं और जिसमें स्पेशली डीजल और पेट्रोल है, उनकी स्मगलिंग में होशरुबा किस्म का इजाफा हो गया है इन अहकामात के बाद भी। और
4,000 टन पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं, जो पूरे मुल्क की ज़रूरियात का 15% है, वो स्मगल होके आना शुरू हो गया है। इसके साथ साथ अब आज की आपको खबर देते हैं कि आज खबर ये आ रही है कि इतना ज़्यादा ईरानी तेल जो है वो बहुतात में पाकिस्तान में पहुंच गया है कि अब अटक रिफाइनरी को अपने ऑपरेशंस कम करने पड़े हैं, बंद करनी पड़ी है उन्हें रिफाइनरी आलमोस्ट, क्योंकि उन्हें अपनी प्रोडक्शन सिर्फ 33% पर, जी हाँ 33% पर उन्हें अपनी प्रोडक्शन लेकर आनी पड़ी है, क्योंकि ईरानी तेल इतना ज़्यादा आ गया मार्केट में, स्मगलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब वो रिफाइनरी जो है, और यहाँ जहन में रखिए कि हमारे पास पहले ही 2 या 3 रिफाइनरीज हैं और हम बहुत देर से मिन्नत समाजत कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया से कि एक रिफाइनरी वो यहाँ पर लगाएं। और यहाँ ये भी मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान आज अपनी रिफाइनरीज की वजह से शायद यूरोप में तेल सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया। हालांकि वहाँ तेल पैदा नहीं होता, लेकिन क्योंकि उनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट रिफाइनरीज हैं और उनकी बेहतर जो अपनी स्ट्रेटजिक उनके पोजीशनिंग है इन टर्म्स ऑफ, उन्होंने जो अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रख के हर तरफ अपने ताल्लुकात रखे हैं, रूस से सस्ता तेल लेते हैं, रिफाइनरी के थ्रू गुजारते हैं और फिर यूरोप को वो सप्लाई कर रहे हैं और दूसरे मुल्कों को सप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास जो रिफाइनरीज हैं अब वो भी बंद हो रही हैं। अटक रिफाइनरी इस स्मगलिंग के तेल की वजह से अब सिर्फ 33% के ऊपर ऑपरेट कर रही है और जो माहिरीन है वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये रिफाइनरी बंद भी हो सकती है। तो ये आपको लग रहा होगा कि सिर्फ मैं कह रहा हूँ, आपको अखबारात की खबरें भी दिखाते हैं जिनमें आर्मी चीफ के अहकामात के बाद, जी हाँ बाद ये अखबार लिख रहे हैं और ख़बरें दे रहे हैं, पाकिस्तान के मुतबर अखबार ये ख़बरें दे रहे हैं कि जो स्मगलिंग है उसमें कई गुना इजाफा हो गया और वहाँ पर भरमार है। तो ये है हमारी एक तरफ पॉलिटिकल लोगों की बात मैंने आपके सामने रखी है, दूसरी तरफ मैंने जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारे टॉप के ऊपर मिलिट्री पे लोग बैठे हुए हैं जैसे आर्मी चीफ हैं, कोर कमांडर्स हैं, वहाँ पर इफेक्टिवनेस की बात होगी। और फिर हम कहते हैं मुल्क ऊपर नहीं जाता, मुल्क जो है उसके अंदर गुर्बत बढ़ रही है, मुल्क के अंदर अफरात ज़र बढ़ रहा है, मुल्क की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कम है। तो मैंने आपके सामने सिर्फ रखना था कि हर तरफ यही हालात हैं, लेकिन ये ज़रा एक छोटा सा पैकेज देखिए जिसमें हम आपको बताएंगे कि इन तमाम हालात के बावजूद सियासतदान हो या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, वो अपने बारे में आपको कहती क्या है। और एक फिल्म का समा है, आपको माँ भी मिल गई है, आपको बाप भी मिल गया है, लेकिन मिल नहीं रहा तो आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि निकलना किधर से है। ये देखिए, घर का एक बाप होता है, इसी तरह आर्मी चीफ ऐसे क्रिटिकल स्टेज पे, देखिए बाप तो हमेशा बाप ही रहेगा, बाप तो नहीं आप बदल सकते ना बार बार। मैं बिल्कुल आपके लिए ऐसे सोचती हूँ जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए सोचती है। आपकी चीफ मिनिस्टर आपकी माँ की तरह है। मैं चीफ मिनिस्टर होने के साथ साथ आप सबकी माँ के तौर पे आपसे बात कर रही हूँ। आज मेरे लिए सबसे इमोशनल मोमेंट ये था जब मुजफ्फरगढ़ के उस बच्चे ने मुझे माँ कहा। मैं आप सबको एक माँ के तौर पे देखती हूँ। मेरे लिए मेरे तमाम बेटे और बेटियां बराबर हैं। मैं चाहती हूँ कि आपको ये फर्क महसूस हो कि वजीर आला की कुर्सी पे वजीर आला मरियम नवाज नहीं बैठी हुई, हमारी माँ बैठी हुई। जिस तरह एक माँ खुश होती है अपने बच्चे की कामयाबी पे, इसी तरह मैं आज आपकी कामयाबी पे बहुत खुश हूँ। प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। घर का एक बाप होता है, बाप और माँ का अपना रोल है। इसी तरह आर्मी चीफ ऐसे क्रिटिकल स्टेज पे। देख लिया आपने। मेरा नहीं ख्याल इसके बाद मुझे कोई तबसरा करने की ज़रूरत है। काश जब हमने ये फिल्म देखी थी हमें तभी पता होता कि ये असल में हमारे ऊपर ही बनी है। लेकिन चलें आगे चलते हैं। अगली खबर आपके सामने दोबारा आर्मी चीफ साहब ने जो पेशावर में अपना दौरा किया उसके बारे में रखते हैं। वहाँ पर उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मुलाकात की। ये तो हमने आपको कल रिपोर्ट कर दिया था शाम के व्लॉग में, लेकिन अब सुबह के व्लॉग में आज हमने आपको रिपोर्ट कर दिया था। लेकिन अभी आपको जो हम बताते हैं वो ये है कि उनकी जो वहाँ पर बातचीत हुई उसमें उन्होंने बहुत ही एक अहम स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि अगर रियासत है तो सियासत है। उन्होंने सियासतदानों को मुखातब करके कहा कि अगर रियासत है तो सियासत है। अच्छा, अब रियासत तो जाहिर है वो जो सामने बैठे वो भी हैं, जो बाहर आवाम हैं वो भी हैं, और रियासत ने तो फैसला कर दिया था 8 फरवरी को कि रियासत के इंतज़ामात इमरान खान चलाएंगे।
90% लोगों ने उन्हें वोट दिया, लेकिन हमने रियासत के नाम पर डाका डाला, रियासत के हक पर डाका डाला, जमहूर के हक पर डाका डाला, और हमने ज़बरदस्ती आर्मी चीफ साहब की क़यादत में उन इलेक्शंस को उसके फ्री एंड फेयर नताइज लोगों को ना दिए और चोरों को लाकर मुसल्लत कर दिया। अब हमें आर्मी चीफ बता रहे हैं कि रियासत है तो सियासत है। अब रियासत क्या है? हाल ही में हमें पता चला है कि रियासत जो है वो अवाम का या सियासी लोगों का नाम नहीं है, वो जो टॉप के ऊपर मिलिट्री लीडरशिप है उनका नाम है। वही अपने आप को रियासत कहते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ 9 मई है तो कहते हैं रियासत सख्त एक्शन लेगी, रियासत के ख़िलाफ़ ये हुआ है। वहाँ ये नहीं कहा जाता कि फ़ौजी इदारे के ख़िलाफ़ ये हुआ है। तो आप सब ने ये सुन रखा है बड़े वाज़े अल्फाज में कि रियासत फ़ौजी क़यादत अपने आप को ही सिर्फ समझती है। अब क्योंकि फ़ौजी क़यादत अपने आप को रियासत समझती है, तो हाल ही में हमें लौंडा लपाड़ा जी और दूसरों ने बताया कि जब वो आर्मी चीफ से मिल के आए तो उन्होंने आके बताया कि वो इदारे से मिल के आए हैं। ये हमने ख़ुद भी फ़ौजी जो अफसरान जब हम हुकूमत में थे उनसे बातचीत करते थे तो वो ख़ुद भी कहते थे, मोहित पीरज़ादा आपसे शेयर कर चुके हैं कि हमारे एक कर्नल साहब होते थे, वो कहते थे कि चीफ़ इज़ आर्मी, आर्मी इज़ चीफ़। तो जिधर चीफ देखता है उधर पूरी फ़ौज देखती है। तो ये आप पूरी चीज़ें पहले भी सुन चुके हैं कई लोगों से। तो इसका मतलब ये है कि रियासत जो है वो मिलिट्री लीडरशिप है और मीन फ़ौज है, और फ़ौज क्या है? वो आर्मी चीफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रियासत का दूसरा नाम फिर आर्मी चीफ हुए। तो आर्मी चीफ हैं तो सियासत है। तो मेरा ख्याल है वो ये कहना चाहते हैं, क्योंकि जो 8 फरवरी के नताइज हैं उनसे तो वाकई यही लगता है कि सब कुछ उन्हीं के गिर्द घूमता है और जैसे वो मुनासिब समझते हैं चीज़ें बिल्कुल वैसे ही होती हैं। बहरहाल उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसके साथ हम बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन जो दरअंदाज़ी हो रही है फितना अल ख्वारिज की, वो हमें किसी सूरत पसंद नहीं। अच्छा, अगर ये बहुत अच्छा नाम होगा, लेकिन अगर हम अपनी लोकल ज़ुबान के अंदर कोई नाम दें तो लोगों को ज़्यादा समझ आएगी कि क्या है ये फितना अल ख्वारिज। ये मेरा ख्याल अरबिक का नाम है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझ नहीं आती लोगों को उस तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा आनी नहीं चाहिए, लेकिन आती नहीं है। तो ऐसे आसान अल्फाज के अंदर होना चाहिए जो लोगों को समझ आए कि आप क्या कहना चाहते हैं, और फिर उसके बाद आपके डिफेंस मिनिस्टर जो है वो ऐसी तमाम चीज़ें जो आपने पहले रखी हुई हैं, गजनवी और दूसरे जो आपने नाम रखे हुए हैं मसाइल्स के, वो उनको चोर डाकू लुटेरे कहना शुरू कर देते हैं, तो फिर मसाइल आते हैं। इसलिए पहले सिंक्रोनाइज कर लीजिए कि करना क्या। अच्छा, आगे जो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट वहाँ पर बात की, वो उन्होंने फिर दोबारा कहा कि जो बैरून मुल्क मखसूस एजेंडे के ज़रिए अफवाज के ख़िलाफ़ जो है वो एक बयानिया चलाया जा रहा है। अच्छा, यहाँ मैं उनसे डिसएग्री करता हूँ। अफवाज के ख़िलाफ़ नहीं चलाया जा रहा। अफवाज में तो हमारे जब भी कोई नुकसान होता है या जो भी कोई ऐसी स्ट्रेटेजिक हमारी चीज़ मूवमेंट होती है, पूरी कौम अफवाज के साथ खड़ी होती है। ये अफवाज के ऊपर जो आजकल मैंने जैसे कहा कि वो कहते हैं आर्मी इज़ चीफ, चीफ इज़ आर्मी, तो जो चीफ साहब हैं उनकी जो सियासी पॉलिसी है उसके ऊपर लोग एतराज़ करते हैं। हम भी उसी पर एतराज़ कर रहे हैं। ये देखिए, हमारे भी व्लॉग में जितनी बात हुई है वो आपके फॉर्मेशन कमांडर्स के ऊपर बात नहीं हुई। आपने कश्मीर की सरहद पर कितने फ़ौजी लगाए हैं, हिंदुस्तान की तरफ कितने फ़ौजी लगाए हैं, आपने अफ़गानिस्तान की तरफ कितने लगाए हैं, आप किस तरह का कॉम्बैट मैकेनिज़्म बना रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या करेंगे, क्या इक्विपमेंट ख़रीदेंगे, क्या नहीं खरीद, ये बात तो डिस्कस ही नहीं होती। इससे तो किसी को कोई इख्तलाफ ही नहीं है। सराखों पर ये तमाम की तमाम बातें, ये सारी बात तो रियासत, सियासत और वो काम जो आपके नहीं हैं उनके ऊपर होती है। तो उन्होंने बहरहाल दोबारा वही बात कही। ये आपको सुनवाते हैं, चंद दिन पहले सुनवाया था कि क्या ये सब कुछ नया है, ये पहले भी हो चुका है। ये सुनिए ज़ियाउल हक मरहूम जो हैं वो क्या फरमाते थे बैरून मुल्क बैठे पाकिस्तानियों के लिए, और आज आर्मी चीफ भी वही बात कर रहे हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए कि बैरूनी साजिश है, बाहर बैठे लोग हैं जो इंतशारी हैं वो ये करते हैं। तो क्या कुछ नया है? ये टेक्स्ट बुक वही पुरानी है। सुनिए, सुन लिया आपने। आगे चलते हैं। अब ये तो आपको समझ आ गई कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन आगे उन्होंने आखिर पर एक बयान दिया कि इंसान ख़ता का पुतला है, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन इन गलतियों को ना मानना, इनसे सबक ना सीखना, इससे भी बड़ी गलती है। ये उनका बयान है। हम उम्मीद करते हैं कि वो इस बयान पर अमल करेंगे। हम यही कहते हैं कि इंसान से गलतियाँ होती हैं, गलतियों से सीखना चाहिए। जो नहीं सीखता कसूर असल में उसका है। हमने जो भी गलतियाँ की, 8 फरवरी को हमारे पास चांस था कि हम उन गलतियों से सीखते और कोर्स करेक्ट करते। हमने कोर्स करेक्शन करने की बजाय हमने मज़ीद जो है वो फटियाँ उखेड़ के रख दी हर चीज़ की। अभी भी चले ज़्यादा बड़ी गलतियाँ कर दी, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि कौमी तौर पर हम सब ने जराइम कर लिए। मीन एक तो ख़ताएँ होती हैं, एक जराइम होते हैं।
ख़ताओं की माफ़ी तो होती है, जराइम की ज़ाहिर नहीं होती। हमने जराइम कर डाले हैं, अपने ही पाकिस्तानियों की कितनियों की जानें ज़ाया हो गई हैं, और अब इन जराइम की चलें, जो भी सज़ाएं हैं, जो जो कुछ भी है, वो तो कौमी धारे में फ़ैसले किए जा सकते हैं, लेकिन फ़ौरी तौर पर इनसे सीखना चाहिए और कोर्स करेक्शन करनी चाहिए। अगर हमने ना की तो हमारे लिए मामलात जो हैं वो और भी ख़राब होते जाएंगे। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रखते हैं। अब आपके सामने पंजाब की खबर रखी, आर्मी चीफ की, केपी, अब एक और बड़े इदारे की खबर आपके सामने रखते हैं, और वो है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस याया अफरीदी। उन्होंने एक बड़ा फैसला किया है, और इतना बड़ा फैसला किया है कि उससे पूरी पाकिस्तानी अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है, इस्टेब्लिशमेंट लरस गई है, और आसपास के मुल्क भी सोच रहे हैं कि अब पाकिस्तान में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। उन्होंने असल में काम ही इतना बड़ा कर डाला है कि आज उन्होंने बनफ़से नफीस खुद से सुप्रीम कोर्ट की मुल्हका कार पार्किंग का दौरा किया है। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज सुप्रीम कोर्ट की मुल्हका कार पार्किंग का दौरा किया है, और उन्होंने इस बात का फैसला किया है कि उस पार्किंग में जो दाखिले का रास्ता है वो तब्दील किया जाएगा, और दाखिला जहाँ से अब हो रहा है वहाँ से नहीं होगा, किसी और जगह से होगा, ताकि ट्रैफिक की रवानी और पार्किंग करने के मामलात वहाँ दुरुस्त रहें। आपको लग रहा होगा मैं किसी किस्म की तंज़ो मज़ाक की खबर दे रहा हूँ, लेकिन यकीन कीजिए यही खबर है जो मैंने आपके सामने रखी है। आप इस खबर में से कुछ और ढूंढ रहे होंगे, लेकिन नहीं। अगर आपने अपने ऊपर मुस्कुराना है, मुस्कुराइए, चीफ जस्टिस साहब पर नहीं मुस्कुराइएगा। ये भी मैं मजाक में नहीं कह रहा, क्योंकि वो हमारे चीफ जस्टिस हैं। बहरहाल, भले वो सब कुछ छोड़ के, जो कुछ उनके आमने सामने हो रहा है उस सब को छोड़ के, जो कल लाला मूसा के अंदर 4 साल की बच्ची, मैं आपको दोबारा आपकी इज्तमाई ज़मीर के लिए बता रहा हूँ, आप लोगों की वो माज़रत के साथ बेशर्मी, जिसमें आप कैलिफोर्निया में लगने वाली आग और वहाँ पर झुलस कर मरने वाले 24 लोगों के बारे में कहते हैं अल्लाह का अजाब है, तो आपको याद करवाऊँ कि आपके अपने लाला मूसा में 4 साल की बच्ची अगवा की गई, कत्ल की गई, और अब मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि उसके साथ जिनसी ज़्यादती भी की गई। उस मुल्क में चीफ जस्टिस साहब ने कार पार्किंग का दौरा किया है, तो आपने हंसना है, रोना है, क्या करना है, आप पे छोड़ता हूँ। अगली खबर भी अदालतों के बारे में है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जो मुख्तलिफ हैं, जो कार पार्किंग का दौरा नहीं करना चाहते, कुछ कंक्रीट करना चाहते, लेकिन हम उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो उनका हक था, उससे हमारी रियासत का मतलब हमारी फ़ौजी लीडरशिप का मतलब हमारे आर्मी चीफ, वो किसी सूरत उनको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं बनने देंगे। आज ही का उनका फ़ैसला देखिए। उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर 10 कनाल 16 मरले, बात वैसी ही लग रही है आपको, कार पार्किंग जैसी ही, 10 कनाल 16 मरले का फ़ैसला किया है उन्होंने आज ही। और उसमें उन्होंने बताया है कि इससे पहले 150 पेशियां पड़ चुकी हैं इस केस में। 10 कनाल 16 मरले, और ये कोई प्राइम, कोई ब्लू एरिया की ज़मीन नहीं है, इस्लामाबाद के किसी मलहका इलाके की ज़मीन है। 10 कनाल 16 मरले पर 150 हाई कोर्ट की पेशियां पड़ चुकी हैं। आज उन्होंने इसका फ़ैसला किया है, और अदालती पेशियां, इसमें हो सकता है छोटी अदालत की पेशियां भी हों, और आज उन्होंने फ़ैसला करके कहा है कि ये नालायकी है जजेस की भी, अदालती सिस्टम की भी, और अदालत का इतना सारा वक्त जो है वो बर्बाद किया जाता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बिल्कुल ये दुरुस्त कहा, लेकिन आप इनके फ़ैसलों को सिर्फ ये 10 कनाल 16 मरले पे ना जाएं। इस तरह के फ़ैसले देते तो ये चीफ जस्टिस बन जाते, मीन छोटे केसेस के सिर्फ तगड़े फ़ैसले देते। इन्होंने असल में, आपको याद होगा, अहमद फराद शायर जो ISI ने अगवा किए थे, वो भी बरामद किए थे। इन्होंने मिसिंग पर्सनस के ऊपर भी बड़ी दिलेरी से जो है वो रिमार्क्स भी दिए थे, ऑब्जर्वेशंस भी दी थी, फ़ैसले करने की भी कोशिश की थी। तगड़े दिलेर जज हैं, लेकिन पूरी कौम, मैंने आपको कहा ना, हम 95% मॉरली कोलैप्स कर चुके हैं। हम इन्हें इबरत का निशान बना देंगे, ताकि आइंदा कोई जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पैदा ना हो सके। ख़बरें और भी थी, लेकिन मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।